दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। प्रतिदिन प्रतिपल सिचुएशन चेंज हो रही है। मेरी नज़र में ये जो पूरा एजिटेशन है, इसके पीछे कौन है, क्या वजह है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्त, ये जो मास एजिटेशन होता है ये एक दिन में शुरू नहीं होता और ना ही उसका कुछ एक पर्टिकुलर रीजन होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और यही हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अगर आप एक तरीके से रिजर्वेशन वाला इशू देखेंगे तो आप देखेंगे कि शेख हसीना ने अबॉर्ट कर दिया था 2018 में ये पूरा जो जॉब कोटा था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि 30% जो है वो डिसिडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स को मिलेगा, 10% वुमेन को मिलेगा, 10% डिस्ट्रिक्ट कोटाज होंगे और 5% एथनिक माइनॉरिटीज होंगी ऐसे। और जब 2018 में एजिटेशन हुआ था तो ये बोला गया था कि हम इसको अबॉर्ट कर देते और एक बड़ा माइल्ड सा एक दूसरा कोटा इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम में, जो कि फाइनली कोर्ट ने अप्रूव नहीं किया था, जो कि फाइनल नहीं हो पाया और लागू नहीं। और अब फरवरी 2019 में जो गवर्नमेंट थी बांग्लादेश की, उन्होंने एक और मॉडिफाइड वर्जन उसका लाने की कोशिश की और उसमें जो ओवरऑल कोटा था, जो रिजर्व्ड कोटा था, उसको बहुत कम करने की कोशिश की। लेकिन जब वो कोर्ट में गई, जो गवर्नमेंट थी अवामी लीग की, उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश है, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं ठीक है और आप पहले वाला ही लागू, मतलब वही वाला कोटा जिसके कारण 2018 में उपद्रव हुए थे, एजिटेशन हुआ था। अब जब उन्होंने वो लागू कर दिया, तब ये जो जून 24 में प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं वो उसके कारण है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी हसीना वाजिद की, वो कहां तक इन्वॉल्व थी उसके अंदर, क्योंकि वो तो खुद उसको एबॉलिश कराने के चक्कर में थी। तो ये एजिटेशन उनके अगेंस्ट में क्यों हुआ? यही मैं दोस्तों बोल रहा हूं कि ये एक चीज नहीं होती, इसमें कई चीजें होती हैं और इसमें कई गलतियां भी हैं हसीना वाजिद जैसे। उनके पिताजी थे मुजीबुर रहमान, वो भी ये चाहते थे कि वन पार्टी शो हो, वन पार्टी राज करे और बांग्लादेश को आगे ले जाए, क्योंकि बेसिकली वो जमाते इस्लामी और बीएनपी के थोड़े अगेंस्ट। और सेम चीज कंटिन्यू की थी हसीना, अपोजिशंस को जेल में डाला और जो एक रेडिकल इस्लाम वहां पे फैल रहा था उसको उन्होंने कम करने की कोशिश की। और ये एक मुस्लिम कंट्री में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ये काम कर। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने जो जमाते इस्लामी के कुछ लीडर्स थे उनको फांसी भी दी गई, बीएनपी के लीडर्स को जेल में डाला गया, जिसमें खालिदा जिया भी थी। 5 साल पहले से वो जेल में थी। तो ओवरऑल सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि पब्लिक को ये लगा कि ये जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली हमारे जो मूल अधिकार है उनको हमसे छीन रही है, चाहे प्रोग्रेस हो रही है। और आप देखिएगा पिछले 15 साल में बांग्लादेश ने बहुत प्रोग्रेस की है, ऑल्दो दैट इज विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया ही नहीं, वहां पे जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो लगवाए हैं, बिजनेसेस लगाए हैं, आम माल जिसे रॉ मटेरियल कहते हैं वो पूरा इंडिया से बांग्लादेश गया है। ये क्यों गया? ये इसलिए गया क्योंकि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी अवामी लीग की और इंडिया की गवर्नमेंट, दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे। वो चाहे मोदी जी के पहले की हो चाहे मोदी जी के बाद की हो। हाँ, मोदी जी के बाद से उसमें थोड़ी तेजी जरूर आई। तो वहां की पब्लिक को ये सब चीजें एक साथ हुई और प्लस उनको ये लगा कि अवामी लीग की गवर्नमेंट जो है दैट इज मोर प्रो इंडिया। वो इंडिपेंडेंट पॉलिसीज नहीं ले रही हैं, प्रो इंडिया पॉलिसीज ले रही हैं। जैसे कि अभी 2 पोर्ट
उन्होंने संचालन करने के लिए इंडिया को दिए और ये चीज बाहर के कंट्रीज में भी काफी खटक रही होगी, ये बात मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन वहां की बेसिक पब्लिक, उससे क्या हुआ? अगर आप इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं और जो नेता हैं, अगर आप उनको जेल में डालेंगे तो उससे क्या होगा? और दूसरा, आप ये सोच रहे हैं कि ये प्रो मोदी है और प्रो इंडिया गवर्नमेंट है, उससे क्या होगा कि वहां पे हिंदुओं के प्रति भी नफरत पैदा हो, और नेचुरल है। और हिंदू और मुसलमान का तो वैसे ही 36 का आंकड़ा है, और इस चीज से और हवा मिली क्योंकि वहां पे जितने भी 1.5 करोड़ हिंदू थे वो ज्यादातर अवामी लीग को ही सपोर्ट। अब कई चीजें देखिए एक साथ मिल गई, और जब कई चीज एक साथ मिल जाती हैं और एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप कहते हैं कि उबाल आता रहता है, पानी में उबाल आता रहता है, तब दूसरी ताकतें उस चीज का सपोर्ट लेके अपना काम निकलवाने की कोशिश करती। देखिए, जब तक कोई चीज होम ग्रोन ना हो, अंदर से ना उपजे, तब तक कोई बाहर की कंट्री या बाहर की एजेंसी आके वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, जो कि वो जानते हैं कि उनके अंदर में ही प्रॉब्लम्स हैं। दूध उबल रहा है अंदर ही, अब क्या करना है? उसको थोड़ी हवा देनी है आके, जो कि मुझको लगता है शायद अमेरिका ने दी हो, चाइना ने दी हो, पाकिस्तान ने दी हो, किसी ने भी दी हो। क्योंकि जहां वनरेबल सिचुएशन हो जाती है वहां पे उसको अपने साथ लाना एक बहुत आसान काम हो जाता है। और एक बार जब ये पोजीशन अपने हाथ से भी निकल जाती है, जैसे आज के दिन में, अब क्या है कि वहां के जो आर्मी है या वहां पे जो सोशल सिविल सोसाइटी है, अब उनके हाथों से भी सिचुएशन बाहर हो रही है, क्योंकि अब लोग इकट्ठे हो गए हैं, लाखों के लोगों, और जब लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएं, तब वो ये नहीं देखते कि जो उनका पर्पस था वो फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। उनका पर्पस क्या था? जॉब कोटा वो उन्होंने करवा दिया, दूसरा हसीना वाजिद को हटाना वो उन्होंने हटा दिया। अब क्या है? अब क्यों हिंदुओं को मार रहे हो? और अभी अभी जो न्यूज आई है कि वहां पे राहुल आनंदन, जो बहुत फेमस सिंगर बांग्लादेश में थे, हिंदू थे, उनके घर को जला दिया। उनके घर में 3,000 इंस्ट्रूमेंट्स थे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। और जबकि अभी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट बांग्लादेश गए थे तो उन्होंने वो घर को विजिट किया था, मैक्रोन। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक है कि अब ये जो एजिटेशन है, जब एक एक चीज करके चीज सॉल्व हो रही है, तो ये फिर एक एंटी हिंदू बन रहा है कि चलो हाथ लगे इनको भी निपटा, इंडिया तो इनको ले ही लेगा, तो ये हमारी कंट्री में क्यों रहे। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश के लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि वो एक दूसरा पाकिस्तान को जन्म दे रहे हैं। अब अगर वहां पे रेसिज्म बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि हो गई है, कौन सी बाहर की कंपनीज वहां पे आके इन्वेस्ट करेंगी? वहां की 30% इंडस्ट्रीज इंडिया चला। इंडिया अगर वहां पे नहीं गई तो वो इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? कैसे कोई हिंदू जाके वहां पे काम करेगा? कैसे कोई हिंदू कंपनी वहां पे अपना बिजनेस करेगी? कैसे उनको खाम माल मिलेगा? किस कंट्री से लेंगे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पास है क्या? या चाइना से? तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई कंट्री तो है इसके पीछे जो हवा दे रहा है, और वो एक हद तक सक्सेसफुल भी हो। हमको ये देखना है कि हमको अपना देश कैसे बचाना है इन जिहादियों से, कि कल को ये लोग लाखों की संख्या में हिंदुस्तान ना घुस जाएं और हिंदुस्तान में घुस के फिर मार काटना शुरू। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी हमारी गवर्नमेंट के सामने और हमारे सामने, कि हम अपने दोस्तों को और दुश्मनों को पहचानने की कोशिश करें कि कौन हमारे दोस्त हैं, और जो भी एक बहुत ज्यादा रेसिस्ट हो जाता है वो कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। इस चीज का अपना ख्याल रखिए। और हम देखते हैं कि पल पल बदलती हुई जो सिचुएशन है वो अब आगे क्या रंग लाती है, हम
भगवान से केवल ये मान सकते हैं कि वहाँ पे बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो बचे रहें, उनकी ज़िंदगी बहाल हो, अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी सकें और वहाँ के लोग जो मुसलमान हैं वो ये चीज़ समझें कि अगर उनकी दुश्मनी एक पार्टी के अगेंस्ट में थी, एक लेडी के अगेंस्ट में थी, तो उसको एक तरीके से वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा ना बनाए, क्योंकि बांग्लादेश में वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होगा, केवल मुस्लिम मारकाट होगी और वो हिंदू मरेंगे, क्योंकि हिंदुओं में ना तो आज तक कभी ऐसी हिम्मत हुई जो पलट के जवाब दे सकें जहाँ पे वो माइनॉरिटी में है। अरे जब हम मेजॉरिटी में थे तब मुगलों को जवाब नहीं दे पाए, तब अंग्रेज़ों को जवाब नहीं दे पाए, तो अब वहाँ पे जो बहुत माइनॉरिटी में 7% हिंदू हैं वो 93% मुसलमानों को क्या जवाब देंगे? घुट घुट के मरे। पर ये हमको भी सोचना है और वहाँ के लोगों को और जो वहाँ के एजुकेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये बात सोचनी है कि अपने देश की आप इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर देंगे कि आपका बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन के रह जाएगा और हिंदुस्तान के पड़ोस में एक बांग्लादेश, एक अफगानिस्तान। तो हिंदुओं का भी, इंडिया का भी सर्वाइवल ऐसे वक्त में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन होती है और हम आपको अपडेट। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे